जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आप अभी तक इस अध्याय से बखूबी परिचित हो चुके हैं। आपने समझ लिया है कि हमारे देश के सामने आजादी के बाद कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां आई और जो पहली चुनौती आई वो क्यों आई, इससे आप बखूबी परिचित हो चुके हैं और वो है विभाजन। विभाजन वो कारण बनता है जिसके कारण हमें राष्ट्र निर्माण की चुनौती से जूझना पड़ता है। नहीं तो हम राज्य निर्माण करते, हम राष्ट्र निर्माण नहीं करते, क्योंकि जब टूटता ही नहीं देश तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो आज मैं टॉपिक चल रहा हूं पढ़ाने, ये टॉपिक भी अगर आपका विभाजन नहीं होता तो ये टॉपिक भी पैदा नहीं होता। ये रजवाड़ों का विलय जो हो रहा है, ये विलय कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ये विलय अपने आप हो जाता, ये विलय अपने आप हो जाता। रजवाड़े क्या है पहले ये समझा देता हूं मैं आपको। देखो, आप ये जान लो, ये जो आप देखो, ये मानचित्र देखो, ये भारत का आजादी से पहले का मानचित्र है। ध्यान से देख लो, ये जो पीले पीले क्षेत्र है ना, पीले पीले क्षेत्र, ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। और ये जो नीले क्षेत्र हैं, ये देसी रियासतें हैं। ये क्या है? देसी रियासतें, जिन पर कौन राज कर रहा था? राजा महाराजा, भारत के राजा महाराजा। तो जब अंग्रेज यहां से जाने लगे, अंग्रेज यहां से जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक चाल चली। क्या चाल चली? भारत को तोड़ने के लिए पहली बात तो भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान के नाम। और फिर इन देसी रियासतों को यह सहूलियत प्रदान कर दी कि अगर आप भारत के साथ जाना चाहें तो भारत के साथ जा सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और अगर आप स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। आपके पास ये 3 विकल्प हैं। समझ में बात? ये 3 विकल्प हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। भैया अब देखो, अब आपके पास विकल्प है अपनी खुद की शासन व्यवस्था स्थापित करके चलने का, तो आप बताओ क्या आप किसी और की शासन व्यवस्था में जाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप खुद की शासन व्यवस्था में रहोगे तो आप उसमें सर्वोपरि रहोगे, सर्वोच्च रहोगे। तो कोई भी राजा तैयार नहीं होता भारत में विलय या पाकिस्तान में विलय करने के लिए। सब अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते। तो ये समस्या जो पैदा हुई, ये समस्या अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई समस्या थी, जिससे कि भारत टूटा रहे, बिखरा रहे। देसी रियासतें, सुन लो फिर से, देसी रियासतें वो रियासतें कहलाती हैं जिन पर भारत के राजाओं के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो उस समय भारत में कितनी देसी रियासतें थी? 565। कितनी? 565 देसी रियासतें थी। अर्थात कि हमारे देश में उस समय 565 राजा महाराजा थे। 565 राजा महाराजा थे। अब ये काम बहुत ही कठिन हो गया। अगर ये देसी रियासतें भारत में विलय नहीं होता इनका, तो भारत का आपको जो ये आकार आज दिखाई पड़ रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकजुट एक भारत जो दिखाई पड़ता है, आपको ये दिखाई नहीं पड़ता। आपको राजस्थान में ही अलग अलग एरिए घूमने के लिए वीजा और पासपोर्ट लगवाने पड़ते। दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने में ही आपको कम से कम 3-4 पासपोर्ट भी 3-4 बार वीजा लगवाना पड़ता। तो इस काम को, इनको एकजुट करने के लिए, इस काम को करने का दायित्व लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, भारत की एकता के सूत्र के निर्माणक। वो लेते हैं अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी और इन 565 देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि अगर आप भारत में विलय नहीं करेंगे तो आप भी अपना शासन नहीं चला पाएंगे। क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि आपके राज्य में रहने वाली जनता
भारत के प्रति स्वामी भक्त है, ना कि आपके प्रति। आप अगर भारत में विलय नहीं करेंगे तो आप भी अपनी देसी रियासतों पर राज नहीं कर पाएंगे। इस चीज की उन्होंने उन्हें धमकी दी, और वो सब भी इस बात को बखूबी जानते थे कि अगर हमने भारत में विलय नहीं किया तो हमारी जनता ही हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगी। तो इससे बढ़िया है इज्जत के साथ विलय कर लिया जाए, क्यों अपनी किरकिरी करवाई जाए। पर कुछ देसी रियासतें थी जो विलय करने के लिए तैयार नहीं थी। एक है जूनागढ़, एक है हैदराबाद, और भी कुछ है। उनके बारे में चल रहा हूं मैं आपको विस्तार से समझाने। ये जो आपके सामने रजवाड़ों के विलय की समस्या पैदा हुई, ये विलय की समस्या इसीलिए पैदा हुई क्योंकि भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन नहीं होता तो विलय की समस्या ही पैदा नहीं होती। समझ में आई बात? विभाजन ने ही इस विलय की समस्या को पैदा किया है। और जिन्होंने भी विभाजन वाली वीडियो नहीं देखी है उसे जरूर देखें, जरूर समझें कि विभाजन के कारण भारत को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा है। और यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है जतिन, सारे सुन लो एक प्रश्न, कि भारत को विभाजन के कारण किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो सारे पॉइंट आने चाहिए उसमें, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सारे पहलुओं पर आपका ध्यान जाना चाहिए। बचपन में आया था ये वाला, हाँ बचपन में आया था, फिर से आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, ये फाइनल में आपके जरूर आएगा। ये बात आप जान लो। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक इसे समझते हैं कि क्या है रजवाड़ों के विलय की समस्या। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। अंडरलाइन कर लो, ये जो ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र थे उन पर आपकी ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, उस पर आपकी ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था। और जो ये देसी रियासतें या रजवाड़े थे उन पर क्या था, दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़े पर राजाओं का शासन था। अंडरलाइन कर लो, रजवाड़ा किसे कहते हैं, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। तो देखो, ये जो रजवाड़े थे ये अपने घरेलू मामलों में तो खुद फैसला करते थे, लेकिन जब अंतरराज्यीय मामला होता था, किसी और राज्य का मामला होता था, तो ये सब के सब आपकी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थे। जैसे आप जान लो, आज के टाइम पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सारे अपने अपने राज्य के तो वो मालिक है ना, एक प्रकार से लोकतांत्रिक तौर पर वो मालिक है 5 साल के लिए, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं ना। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को उन्हें भी मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता? वो सिर्फ अपने राज्यों के कानूनों को ही संचालित कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश का और विदेशों के साथ जो देश का संबंध होगा उसे निर्धारित करने का काम कौन करेगी? भारत सरकार। तो उसी प्रकार से जो आपके ये रजवाड़े थे ये अपने घरेलू मामलों को देखते थे, और जैसे विदेशी संबंध और दूसरी चीजें जो होती थी उनको देखने का काम ब्रिटिश सरकार करती थी। जैसे आज की केंद्र सरकार के रूप में उस समय ब्रिटिश सरकार थी, और आज की राज्य सरकारों के रूप में आपकी रजवाड़े थे। हर जगह रजवाड़े नहीं थे। आपके ये जो पीले पार्ट्स है ये सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र थे। ये जो पीला मैप है, ये जो पीला पीला दिखाई पड़ रहा है, ये आपके ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र है। और ये वाला क्षेत्र जो नीला है ये आपके किसके नियंत्रण में था? ये रजवाड़ों के नियंत्रण में था। तो इस प्रकार से
अंग्रेजी शासन से पहले अंग्रेजी शासन के दौरान भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग पर अंग्रेजी शासन का डायरेक्ट नियंत्रण था और एक पर इनडायरेक्ट तौर पर राजाओं के माध्यम से नियंत्रण था, और इन राजाओं ने अंग्रेज सरकार को सर्वोच्च सरकार के रूप में स्वीकार कर रखा था, और ये लोग उन्हें टैक्स अदा करते थे सिक्योरिटी के लिए कि आप हमसे हमारा रजवाड़ा ना छीने। इसलिए अब सुनो आगे समस्या क्या थी। समस्या जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़ों की संख्या 565 थी। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। तो देख लो अंग्रेज सरकार ने कितनी बड़ी कूट चाल चली कि जाते जाते भारत को तोड़ के जाया जाए, जिससे कि भारत कभी हमारे खिलाफ खड़ा ही ना हो सके, कभी भी हमारी ताकत को चुनौती ना दे सके। इसीलिए ऐसा किया गया कि भारत को तोड़ दिया जाए, भारत को 565 भागों में बांट दिया जाए, जिससे कि भारत कभी हमारे खिलाफ खड़ा ना हो सके, हमारी सत्ता को चुनौती ना दे सके। समझ में आई बात? पर फिर भी भारत के जो उस समय के राजनेता थे, दूरदर्शी राजनेता थे, उन्होंने ऐसा कमाल किया कि आज देख लो आप, भारत पूरा एकजुट है। बस एक गलती हो गई और वो एक बंदे के कारण, वो बंदा था मोहम्मद अली जिन्ना। अगर वो बंदा अपनी जिद पर ना होता तो आज भारत पाकिस्तान के उस छोर से स्टार्ट होकर आज म्यांमार तक पूरा भारत होता। उस बंदे ने अपनी सत्ता के लिए, अपने आप को गांधी बनाने के लिए, उसने पूरे भारत को दो टुकड़ों में बंटवा दिया। नहीं तो भारत कभी बढ़ता ही नहीं और इन रजवाड़ों की समस्या हमारे सामने कभी खड़ी ही नहीं होती। और इन रजवाड़ों को हमें मुफ्त में 30 साल पैसे नहीं देने पड़ते। इन रजवाड़ों को भारत में विलय कराने के लिए भारत सरकार को 30 साल तक इन्हें पैसा मुफ्त में देना पड़ा है, जिसे प्रिवी पर्स कहते थे, जिसे प्रिवी पर्स। और अगर वो पैसा ना देना पड़ता तो देश की जनता के विकास पर वही पैसा लगता, तो देखो क्या होता। समझे ना? ये आपको लगता है कि आजादी के बाद तुरंत भारत को मिलते मानी नेहरू ने क्यों आसमान पे नहीं पहुंचा दी? अरे भैया, उस समय जितनी समस्याएं थी ना, अगर आज के वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय होते तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता उनका। वो उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, उनकी बुद्धि चकरा जाती। कहते हैं ना, बना बनाया सबको जब मिल जाता है तो उसमें खामियां निकालने में सबको मजा आता है, लेकिन जब बनाना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि समस्या क्या आती है। अब जब खाना बना बनाया मिल जाता है इंसान को, तो उसे खाते खाते उसमें कमियां निकालना तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ये इसमें नमक कम है, मम्मी इसमें थोड़ा तेल कम है, वो कमियां नहीं, मसाले कम है। लेकिन अब जब आपको आपके सामने खड़े होकर उसे पकाना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या उसके पीछे क्या मेहनत होती है। 2014 में इनको इतना बढ़िया देश बना बनाया मिल गया, उस पर सत्ता काबिज करी इन्होंने लोकतांत्रिक तौर पर। उसके बाद इन्होंने राजनीति प्रारंभ करी भारत राष्ट्रीय स्तर की। उससे पहले की समस्याओं से ये जूझे कभी? भारत में जब माननीय मोदी जी आए तब क्या था? 3G का जमाना था। 3G था ना, 3G आ गया था। तो 3G से अभी तक आप 5G पे ही आए हो, 5G पे ही आए हो ना। आप देख लो कितनी तेजी से आपने विकास किया है। और नेट बैंकिंग आपने तो स्टार्ट नहीं, पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी।
कंप्यूटर बहुत पहले से आ चुका था भारत में। ये मनमोहन सिंह जी की देन है सारी की सारी। आप भारत की राजनीति को समझो। मैं नहीं कहता कि मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छे काम किए भाई, सब सरकारें अच्छा काम करती हैं, लेकिन अंधे तौर पर कभी भी किसी को क्रिटिसाइज मत करो। देश की आजादी की स्थिति को समझो, पढ़ो, जानो कि भारत किन परिस्थितियों में आजाद हुआ है। नेहरू को गाली देने से पहले सोचो कि उस व्यक्ति ने किस समय इस देश की सत्ता को संभाला है। उसने इस देश की सत्ता को कांटों के तौर पर संभाला था और इन्हें फूल के बाग में तब्दील किया है। बबूल के कांटों से इसे फूल के बाग में तब्दील किया है नेहरू ने। तब जाकर भारत आज आपको इतना विकसित दिखाई पड़ता है। तब जाकर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना बैठा है, ऐसी नहीं बना। सरदार पटेल जी का योगदान सर्वोपरि है, उनसे बड़ा योगदान तो किसी ने दिया ही नहीं है। उन्होंने सत्ता को त्यागा है, मिलती हुई सत्ता उन्होंने त्यागी है। किसी में हिम्मत थी उस समय? किसी में भी नहीं थी, किसी में भी नहीं थी। अपने गुरु के कहने पर उन्होंने सत्ता को त्याग दिया, हंसते हंसते त्यागा है। असली राम भक्त तो वो है। आज के लोग कल्पना करते हैं हम हैं राम भक्त, समझ नहीं बात। तो ये बात होती है। तो अब आपको समस्या समझ में आई कि नहीं आई? ये समस्या, ये जो रजवाड़ों की समस्या पैदा हुई, इस समस्या के पैदा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था विभाजन। फिर उसके बाद अंग्रेजों के वो कथन जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत भी आजाद हो रहा है, पाकिस्तान भी आजाद हो रहा है और हमारे अधीन आने वाले रजवाड़े भी आजाद हो रहे हैं। वो चाहे तो भारत में जा सकते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं और वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और इसका फैसला रजवाड़ों में रहने वाली जनता नहीं करने वाली थी। इसका फैसला कौन करने वाला था? वहां पर शासन करने वाला राजा। तो राजा तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर किसी और का शासन आए। वो तो चाहेगा कि हम हमेशा स्वतंत्र बने रहें, हम हमेशा स्वतंत्र बने रहें। समझ में आई बात? एक भी गया था पाकिस्तान में? हाँ गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए। बताऊंगा अभी बताता चल रहा हूँ, सुनते चलना। समस्या ने जल्द ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा करी। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आजादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्म निर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। कोई भी राजा नहीं देना चाहता भाई, कोई भी राजा नहीं देना चाहता अपनी जनता को लोकतांत्रिक अधिकार की। देना चाहेगा? कभी नहीं देना चाहेगा। वो तो चाहेगा कि हमेशा मेरा ही बेटा राजा बना है। कोई बाप अपने बेटे को तो नाली का कीड़ा नहीं बनाना चाहेगा, चाहे उसके अंदर योग्यता हो या ना हो, वो अपने बेटे को हमेशा अपने से ऊपर देखना चाहेगा। अब आप आज के समय में उदाहरण देख लो, चाहे राहुल गांधी में वो योग्यता रही हो या ना रही हो, सोनिया गांधी ने उन्हें प्रमोट जरूर करा है। चाहे अमित शाह के सुपुत्र, अमित शाह जी के सुपुत्र में वो टैलेंट रहा हो या ना रहा हो, फिर भी उन्हें प्रमोट करा गया है जय शाह जी को। क्यों? क्योंकि उनके पिता उस काबिल हैं। समझ में आई बात? और आपके भी पिता नहीं चाहेंगे कि आप उनसे नीचे रहें, वो भी हमेशा चाहेंगे कि आप उनसे ऊपर जाएं। ये हमेशा से यही रहा है। तो यहां पर भी जो रजवाड़ों को जब ये स्वायत्तता मिली अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो उन्होंने भी ये फैसला किया कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे। लेकिन फिर इस काम का दायित्व भारत के लौह पुरुष लेते हैं अपने कंधों पर कि ये कैसे नहीं मानेंगे, इनका बाप भी मानेगा और इनको भारत में विलय करना ही
पड़ेगा। फिर वो इस दायित्व को लेते हैं और आप सब बखूबी जानते हैं इस बात को। और आज इसका प्रमाण है कि पूरा भारत एकजुट है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत आप देख लीजिए एकजुट है, एकजुट है। हर रजवाड़े को, हर राजा को मानना पड़ा कि हमें भारत में ही रहना है, कि चाल ही ऐसी चली गई थी, चाल ही ऐसी चली गई थी, समझ में आई बात, जिससे कि रजवाड़ों को मानना ही पड़ा भारत में रहने के लिए। हाँ, भारत को एक कीमत चुकानी पड़ी प्रिवी पर्स के रूप में, भारत को एक कीमत चुकानी पड़ी प्रिवी पर्स के रूप में, नहीं तो सारा भारत एकजुट हो गया। समझ में आई बात। हमने सिर्फ इतनी कीमत चुकाई कि भारत की जनता की कमाई को इन मुफ्तखोर राजाओं को 30 साल तक देना पड़ा। कितना होगा कम से कम? अरे अब आप अनुमान लगा लो, इतना तो लिखा नहीं है, अमाउंट तो लिखा नहीं है यहाँ पर, फिर भी आप मान लो आज के समय से तो कम से कम मान के चलो 5-6 हजार करोड़ रुपए होंगे, 5-6 हजार करोड़ आज के हिसाब से, उससे भी ज्यादा हो सकता है। उस गरीबी की स्थिति में हमने इतना पैसा इन राजा महाराजाओं को इनकी ऐशो आराम के लिए दिया। इनका कहना था कि भैया अगर हम आप में विलय करेंगे तो हमारी कमाई का साधन तो चला जाएगा आपसे, क्योंकि हम अपनी जनता दे रहे हैं आपको, अपनी जमीन दे रहे हैं आपको, तो हमारी कमाई का साधन तो हमारी जनता और हमारी जमीन थी, उनसे हम टैक्स कलेक्ट करते थे, तो हमारी कमाई का भी हमें कोई साधन प्रदान करें आप। इस प्रकार से इन्होंने विलय करने के लिए एग्री करा। जो राजा महाराजा आज बड़ी बड़ी कोठियां बंगलों में दिखते हैं आपको, ये इतने ज्यादा स्वार्थी थे कि कोई कहने की बात नहीं है, इतने ज्यादा स्वार्थी, और बनते हैं कि हमसे बढ़िया समाज सेवी तो कोई है ही नहीं। राजा महाराजा भी हैं आज के टाइम पर संवेदा उस प्रकार से नहीं है, लेकिन कहने के लिए तो राजा महाराजा है ना। जैसे सिंधिया परिवार हो गया, सिंधिया जानते हो गया, आपके मध्य प्रदेश में है, राम जी के वंशज कोई नहीं है, राम जी का वंशज, राम जी के वंशज कहते हैं। राजस्थान में एक घराना है, वो अपने आप को राम जी का वंशज बताता है। राम जी के वंशज दोगले नहीं थे, राम जी सच्चे थे ना, तो उनके वंशज भी वैसे नहीं होंगे। सब लालची हैं, सब कहने के लिए अपने आप को किसी का भी वंशज बता देंगे। बताने में और उनके जैसा बनने में बहुत अंतर है। महाराणा प्रताप जी के भी वंशज हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के जैसे तो नहीं है ना। महाराणा प्रताप क्या थे कि उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, चाहे उन्हें घास की रोटी ही क्यों ना खानी पड़ी। है आज के टाइम पे कोई ऐसा? सब अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपनी गद्दी अपने नीचे से जाने नहीं देंगे, अपनी गद्दी अपने नीचे से जाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। गद्दी सबसे प्यारी, गद्दी से प्यारा कुछ भी नहीं। समझ में आई बात? आगे सुनिए सरकार का नजरिया। अब फिर सरकार ने कैसे इस समस्या का समाधान किया, ये जानते हैं हम और आप। चलिए समझते हैं। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। समझ रहे हो? इतने में ही कितने रजवाड़े थे। तो इन सबको मनाने का काम, इन सबको समझाने का काम किसने किया? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने इस समस्या का
बहुत ही चतुराईपूर्ण समाधान किया और भारत को एकजुट किया। आपको लग सकता है, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको लगा अरे कितना आसान काम था, 2 लाइन में ही तो हमने पढ़ लिया। जितना आसान लग रहा है इतना आसान नहीं था। कितनी चतुराई से उन्होंने इन लालचखोरी राजाओं को मनाया होगा कि आओ भारत में मिलो, भारत में रहोगे तभी तुम्हारा फायदा है। कितना समझाया होगा, तब जाकर ये कहीं माने होंगे, तब जाकर कहीं ये माने होंगे। इनको बताया होगा कि जनता तो भारत के फेवर में है, अगर हम एक आह्वान कर देंगे तो आपकी जनता ही आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो क्यों जनता के सामने अपनी किरकिरी करा रहे हो राजाओं? आओ भारत में मिल जाओ और भारत को एक अच्छा और एकजुट भारत बनाने में हमारी मदद करो। समझाया होगा बहुत और एक कीमत दी, तब जाकर वो लोग माने, ऐसे ही नहीं माने। जितनी आसानी से मैंने आपको पढ़ा दिया ना, इतनी आसानी से राजा माने नहीं है मेरे भाई। बहुत मुश्किल से मनाया है और बहुत ही कूटनीति से मनाया है इनको। आगे सुनिए। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा था। तो इन सब बातों से पता चलता है कि राजा भी इस बात से वाकिफ थे कि अगर हम भारत में नहीं विलय करेंगे तो हमारी जनता ही हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगी। तो इससे बढ़िया प्रेम पूर्वक विलय कर लिया जाए और जो भारत सरकार दे रही है चुपचाप ले लिया जाए, नहीं तो बाद में जनता ही किरकिरी करेगी, जनता ही हमें हमारे राज से हमें मारकर भगाएगी, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इज्जत भी चली जाएगी और राज तो चला ही जाएगा, इज्जत भी चली जाएगी, बची कुची इज्जत भी चली जाएगी, जैसे कि सौराष्ट्र के राजा के साथ होता है। और ये भी था भारत सरकार का जो नजरिया था वो लचीला था, जो जैसे आना चाहता था उसे भारत सरकार ने उसी रूप में स्वीकार कर लिया। अगर आप कुछ चीजें मांग रहे थे तो वो चीजें आपको दे दी गई और आपको शामिल कर लिया गया। भारत सरकार भी जानती थी एक बार जनता शामिल तो हो जाओ, उसके बाद कुछ 10 साल 20 साल बाद तो हम अपने हिसाब से आपको कन्वर्ट कर ही लेंगे, आपको अपने हिसाब से तब्दील कर ही लेंगे। और एक बार आप फंस गए फिर निकलना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं ना, एक बार जो जेल में चला जाता है ना, उसके लिए जेल से निकलना हाय तौबा हो जाता है, हाय तौबा। इसीलिए बहुत लोग जेल से भागते ही रहते। जेल ना जाए तभी अच्छा है। एक बार जेल गए फिर जेल से बाहर आना इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। ना तो वही तो सरदार पटेल जी ने भी उसी कूटनीति के साथ इन सबको एकजुट किया और भारत में इनका विलय करा दिया। आगे सुनिए। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए सभी राजा महाराजाओं को, उसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है। इसे हिंदी में कहते हैं विलय पत्र। क्या कहते हैं? विलय पत्र। जिस
कागज पर इन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हम भारत में शामिल हो रहे हैं, उस कानूनी कागज को क्या कहा जाता है? विलय पत्र, और अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अंडरलाइन कर लो, ये लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है। जूनागढ़, हैदराबाद, अंडरलाइन करना है इनको, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो इन 4 रियासतों ने आनाकानी की विलय में। किसने किसने? जूनागढ़ ने, आपके जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ने। तो अभी हम यहाँ पर किसका पढ़ रहे हैं? मणिपुर का पढ़ रहे हैं, मणिपुर और हैदराबाद का। तो पहले पढ़ते हैं हम हैदराबाद को। देखो, हैदराबाद के जो नवाब थे, हैदराबाद उस समय की सबसे अमीर रियासतों में से एक थी। सबसे अमीर रियासत थी उस समय की, सभी देसी रियासतों में सबसे अमीर रियासत हैदराबाद थी। और हैदराबाद भारत के इस क्षेत्र में थी। तो हैदराबाद की रियासत मुसलमान राजा के अधीन थी। ठीक है, नवाब थे तो इसका मतलब वो मुसलमान ही थे। ठीक है। ना वो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना वो पाकिस्तान में शामिल पाकिस्तान में शामिल होना उनके लिए संभव भी नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से आप भारत से घिरे थे, तो आपके लिए पाकिस्तान से कांटेक्ट कर पाना आसान नहीं था। समझ रहे? तो वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो सरदार पटेल जी ने उन्हें 1 साल के लिए छोड़ दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम आजाद हो गए थे 1947 में, है ना? और उनका विलय कराते हैं 1948 में। देखना, अभी सुनना कैसे कराते हैं, सुनना बहुत ध्यान से कि हैदराबाद का विलय कैसे होता है भारत में। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तान इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया कि हमें ऐसे ही रहने दिया जाए। भारत के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हमें ऐसी ही स्थिति में बनाए रखा जाए। हम ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ना हम भारत के साथ। तो भारत ने भी कह दिया, चलो ठीक है, तुम्हें ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले और जो है समस्या उनको निपटा ले, फिर आपको भी धीरे धीरे निपटाते हैं। आप हमसे बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपको हमने चारों तरफ से घेर रखा। तो आपकी औकात तो है नहीं कि आप हमसे बाहर चले जाएं। और आपके पास अपार दौलत है, अगर हम आपसे ज्यादा ही छीना झपट करेंगे तो आप ये दौलत लेकर उड़ जाएंगे, तो तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए भारत सरकार ने उस समय इनको कहा कि आप चलिए, ठीक है, हम आपके साथ यथास्थिति पर मंजूर है, आप जैसे हैं वैसे ही बने रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कब भारत सरकार ने कहा? 1947 में। आगे सुनो, यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। आप सब जानते हो भाई कि जनता तो भारत में ही विलय चाहती थी ना। जनता तो चाहती थी कि हम भारत में जाएं और हम एक लोकतांत्रिक देश बने। तो जनता ने फिर अपने निजाम के खिलाफ आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। या कहिए कि भारत सरकार ने जनता को भड़काया, या कहिए कि भारत सरकार के नेताओं ने ही वो आंदोलन प्रारंभ किया। फिर निजाम ने अपनी एक अत्याचारी सेना से उनके ऊपर टॉर्चर करवाया। फिर भारत सरकार से ये देखा नहीं गया और भारत सरकार ने अपनी सेना के माध्यम से आक्रमण करवा दिया। और आक्रमण, या कहिए कि उन लोगों को बचाने के लिए एक प्रयास किया जिनके ऊपर अत्याचार कर रही थी निजाम की सेना, तो उनको बचाया। और इसी प्रकार से आपके हैदराबाद का विलय हो जाता है। हैदराबाद के नवाब को भारत में विलय करने के लिए
मजबूर हो जाना पड़ता है, नहीं तो वो अपनी जान से चले जाते। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन के खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुर्म का शिकार हुई थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकार जो उन्होंने अपनी सेना भेजी उसे क्या कहा जाता था? रजाकार। किसने? निजाम ने जो इन लोगों के खिलाफ सेना भेजी उस सेना को क्या कहा जाता था? रजाकार। ये एक नंबर का प्रश्न है कि निजाम की अर्धसैनिक बलों को क्या कहा जाता था? रजाक कहा जाता था। रजाक अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो इस प्रकार से हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद देसी रियासत भारत का अंग बन जाती है। देखा, इसे कहते हैं कूटनीति। प्यार से मानोगे तो ठीक, प्यार से नहीं मानोगे तो दूसरे भी तरीके हैं। पर आपको जाने तो नहीं देंगे बाबा, जाने तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे अपने से। अब आते हैं मणिपुर पे। मणिपुर का भारत में विलय कैसे किया गया? पहली बात, एक बात यहां बता देना चाहता हूं, हर जगह की जनता भारत में विलय चाहती थी, लेकिन मणिपुर की जनता भारत में विलय नहीं चाहती। वहां की जनता नहीं चाहती, वहां की जनता नहीं चाहती भारत में विलय अपना। फिर भी सरदार पटेल जी ने बहुत ही चतुराई के साथ वहां के राजा को मना लिया और उन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार से आपका मणिपुर भारत का हिस्सा बन जाता है। जनता के खिलाफ होते हुए भी मणिपुर भारत का हिस्सा बन जाता है। हर जगह की जनता भारत में विलय चाहती थी, लेकिन मणिपुर की जनता भारत में विलय नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि भारत की प्रमुख संस्कृति और मणिपुर की संस्कृति में बहुत ज्यादा अंतर है। वहां की और यहाँ की संस्कृतियों में अंतर है। इसलिए सुनना भी क्या होता है। आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। समझ में आई बात? भारत का पहला क्षेत्र मणिपुर है जहां पर वैश्य मताधिकार के अंतर्गत चुनाव हुए। सबसे पहले भारत में वैसे चुनाव कब हुए? 1952 में, है ना। और मणिपुर वो भारत का पहला राज्य है जहां पर सबसे पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। और मणिपुर का विलय क्या कैसे हुआ है कि आपके सरदार पटेल जी ने उन्हें आश्वासन दिया महाराजा को कि हम आपके अंदरूनी मामलों में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपके बाहरी मामले सिर्फ हम तय करेंगे। कौन कौन से? जैसे विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। प्रतिरक्षा मतलब सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी मतलब देश की सुरक्षा, और संचार। इन मामलों को आप हमें दे दीजिए
और सारे मामले आप चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मणिपुर भारत का हिस्सा बन जाता है। और ये कार्टून इसी चीज को बता रहा है, ये कार्टून इसी चीज को बता रहा है। समझ में आएगा? आगे सुनो। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है और आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी मणिपुर जल रहा है। इसी में से इसीलिए, ठीक है, क्योंकि मणिपुर की जनता कभी भी भारत में अपना विलय नहीं चाहती। समझ में आई बात? मणिपुर की जो कंडीशन है, मणिपुर की जो सिचुएशन है, वो बहुत ही अलग है। वो आज के भारत के जैसी नहीं, आज के भारत की और उस मतलब वो भारत के जैसी कभी थी ही नहीं। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अलग रहा है, वो हमेशा ही भारत से अलग, क्योंकि वहां की आप परिवेश, आप यहाँ का भूगोल देखें, सब कुछ ही अलग है, सब कुछ ही अलग है। आप देखो, ये मणिपुर है आपका, ये पूरी तौर पर भारत से अलग ही है। समझ गए? इनकी संस्कृति, इनकी बोलचाल सब अलग है, हमसे इनका सब कुछ अलग है। फिर भी भारत के सरदार पटेल जी की ये काबिलियत है, ये काबिलियत है कि उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को भारत में मिला लिया। ये उनकी काबिलियत का नमूना है, ये उनके सबसे ज्यादा गौरव का नमूना है कि उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर इस क्षेत्र को भी भारत का अभिन्न अंग बना लिया। समझ में आई बात? तो ये उनकी काबिलियत है। और आज के नेताओं को देखो आप, बिना फालतू की बकवास बातें करते रहते हैं, बिना सर पैर की बातें। उनको तमीज तक नहीं है, उनको ज्ञान तक नहीं है कि क्या है भारत, फिर भी वो भारत के ऊपर बेहुदा टिप्पणियां करते हैं। इसीलिए कहता हूं, राजनीति पढ़ना बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि जब आप राजनीति पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है भारत वास्तविक रूप में क्या है और भारत ने किन समस्याओं से उठते हुए आज का सफर तय किया है। आज जो भारत आपको दिखता है, इतना आधुनिक, इतना लग्जरीफुल, ये भारत इतना ऐसे ही नहीं बना है। इसके लिए बहुत से लोगों ने आहुतियां दी हैं अपनी, तब जाकर भारत इतने आगे पहुंचा है। और आज जो आपको ये पूंजीवाद दिखाई पड़ रहा है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। फिर क्योंकि अगर आपके देश में 6% लोगों के पास भारत की 60% कमाई है, सिर्फ 6% लोगों के पास। ये कितना बड़ा आर्थिक असमानता का कारण है, कितना बड़ा आर्थिक असमानता। और ये असमानता बढ़ेगी तो देश में एक प्रकार से विद्रोह पैदा होगा, ये गरीबी और अमीरी का विद्रोह पैदा होगा। और मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी असुरक्षा अगर कुछ है तो वो क्या है? गरीबी। गरीबी से पैदा होने वाली असुरक्षा मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि गरीब अगर पाकिस्तान में नहीं होते तो वो कभी आतंकवादी नहीं होते। गरीबी ने उन्हें मजबूर किया कि वो रोटी के लिए बंदूक उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ गरीबी के कारण, उस रोटी के अभाव के कारण। तो आप समझें कि देश में सबको देश की कमाई पर एक समान अधिकार मिले, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही देश की कमाई पर अधिकार ना करें, सबको मिले उसका अधिकार। इसी के साथ आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।